डर की तस्वीरें सच्ची हैं या हम उन्हें अपने मन से बनाते हैं, इसका कोई पुख्ता सबूत तो नहीं है कि सच में कुछ ऐसा है भी या नहीं जिसे कभी हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। जैसे कि भूत, प्रेत और नकारात्मक शक्तियाँ। कहते हैं अगर अच्छी शक्ति होती है तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का वास भी होता है। आमतौर पर माना जाता है कि ये नकारात्मक शक्ति हमेशा ठंड, शांत और अंधेरी जगहों पर ही अपना निवास करती हैं, और इन सब की सबसे फेवरेट जगह होती है आपके घर का बाथरूम। मैं नया नया एक सोसाइटी में नाइट गार्ड लगा था और बहुत ही खुश होकर मैं अपने काम पर गया था। सब कुछ सही था, सोसाइटी भी काफ़ी अच्छी थी, और वैसे भी उन लोगों ने मुझसे कह रखा था कि यहाँ पर रात में कोई बाहर नहीं आता है, तो तुम आराम से अपनी नाइट ड्यूटी कर सकते हो। मैं भी काफ़ी रिलैक्स था। तकरीबन रात के लगभग 1 बजे थे कि मैंने देखा 14th फ्लोर पर लाइट जली हुई है और 2 लोग आपस में खड़े होकर बहस कर रहे हैं। मैंने सोचा कि फैमिली का अपना मैटर होता है, तो इन सब चीज़ों में मैं क्यों ही पढ़ूं, और अपने गेट पर आकर बैठ गया। मुझे जहाँ तक याद आता है मैंने उनको ऐसे ही तकरीबन 3 बजे तक लड़ते हुए देखा होगा। उसके बाद मैंने भी ध्यान नहीं दिया, और अगले दिन मैं सुबह सुबह अपने घर जाकर अपनी पत्नी को बताया कि ऐसा ऐसा देखा है मैंने। उसने भी कहा बड़े लोगों को कोई पता नहीं है कब लड़ाई हो जाती है और कब प्यार। तू छोड़ इन बातों को, इनका तो ऐसे ही चलता रहता है। अपना खाना खा और आराम कर, फिर रात को ड्यूटी जाना है तूने। अपनी पत्नी की बातों को सुनकर मैंने हामी भरते हुए सोने चला गया, लेकिन मुझे सपने में भी वही सब दिखा जो कल रात देखकर मैं आया था, और मैं अचानक चौंक कर उठ गया। मेरी पत्नी ने भी मेरे सर पर हाथ फिराते हुए कहा, कल तुमने नया काम शुरू करा है ना, और वैसे भी नाइट ड्यूटी की तुम्हें आदत नहीं है, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। अब सोचना बंद करो और चुपचाप आंखें बंद करके सो जाओ। मैं फिर से सोने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर से वही सपना मुझे बार बार दिख रहा था। मानो मानो जैसे कोई कुछ कहना चाह रहा हो मुझसे। खैर, शाम हो जाती है और मैं अपना खाना पीना लेकर घर से निकल जाता हूँ, और फिर वही 4-5 लोग मेरे पास आते हैं और मुझसे कहते हैं, तुम चिंता मत करो, कोई आएगा जाएगा नहीं, तुम बस आराम से अपना काम करो, और कुछ प्रॉब्लम हो तो हमारे पास आ जाना। अब रात के 12 बजे हैं और फिर उसी फ्लोर से फिर से एक कपल लड़ते हुए दिखाई दिया, और टाइम भी लगभग वही था जो कि 3 बजे तक चला होगा। अब मैं ये बात किससे पूछूं, क्योंकि मेरे अलावा वहाँ पर कोई था ही नहीं। मैंने भी इग्नोर करके अपने काम में लग गया, और फिर सुबह जब शिफ्ट चेंज हो रही थी तो मैंने मॉर्निंग वाले गार्ड से पूछा कि ये माजरा क्या है। तो उसने जो मुझे बताया मैं उसे सुनकर सन हो गया, और उससे बात करके वहाँ से घर की तरफ चल दिया। घर पहुँचकर मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे लगता है मैंने कहीं गलत जगह तो जॉब नहीं कर ली। मेरी पत्नी भी मुझ पर चिल्लाते हुए कहती है, क्या कह रहे हो तुम, एक तो बड़ी मुश्किल से तुम्हें जॉब मिली है और तुम्हें उसमें भी कमी लग रही है। कुछ करेगा या नहीं, बस ऐसे बैठ के खाने का इरादा है इसका। अब तुम्हारे बाप दादा कोई खजाना तो छोड़ के गए नहीं है जो हम लोग बैठ के खाएंगे। मजदूरी तुमसे होती नहीं और पढ़े लिखे तुम हो नहीं, अब क्या करोगे। वो तो मेरी सिर्फ इतनी सी बात सुन के गुस्सा हो गई थी, लेकिन शायद उसे आगे की बात सुन के मेरी बात में राजी होना पड़े। मैंने उसे बताया जो मुझे मॉर्निंग गार्ड ने बताया था कि उस सोसाइटी में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वहाँ कोई भी गार्ड 1 महीने से ज़्यादा काम नहीं करता, ना कोई ज़्यादा
इधर उधर दिखाई देता है। अब तुम बताओ, मैं कैसे अपनी जान खतरे में डाल सकता हूँ? कुछ भी कहो, लेकिन कल मैं आखिरी बार जाऊंगा और उसके बाद कोई नया काम ढूंढूंगा। दरअसल मेरा महीना पूरा होने वाला था और कल मेरी लास्ट डेट बची थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना पूरी सैलरी उठा ली जाए। उस दिन पूरे दिन मैं सही से नहीं सो सका और करवटें लेकर अपना टाइम काट रहा। अब शाम का समय हो गया था। मेरी पत्नी काम से वापस नहीं आई थी। इसी वजह से मैं घर बंद करके जैसे ही घर से बाहर निकला, वैसे ही काली बिल्ली ने मेरा रास्ता काट दिया। मैंने भी इग्नोर करते हुए अपने काम पर पहुंच गया। हमेशा की तरह वो 4-5 लोग मेरे पास आए और मुझे समझाते हुए जाने लगे कि मैंने पीछे से उनको आवाज़ लगाई, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और बिना कुछ बोले चले गए। अब रात के ठीक 12 बजे थे और फिर वही ड्रामा स्टार्ट हो गया था, लेकिन इस बार हाथ पाई भी हुई और मुझे वहाँ से एक औरत के चिल्लाने की आवाज़ भी आई। पहले तो मैंने अनदेखा कर दिया, लेकिन धीरे धीरे वो आवाज़ें और तेज होने लग गईं। अब मुझे लगा कि कहीं बाकी के लोग ना उठ जाएं, तो मैं उस फ्लैट में देखने के लिए गया कि शायद मुझे देखकर कुछ मामला ठंडा हो जाए। अब 14th फ्लोर पर पहुंचकर मैंने डोरबेल बजाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मैंने कई दफ़ा डोरबेल बजाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया और मैंने मजबूरन उनका दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। लेकिन थोड़ी देर में मेरा सुपरवाइज़र ये सब देखकर ऊपर आ गया और मुझे खींच कर ले जाने लगा। मैंने उसको बहुत समझाया, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी और मुझे घसीटते हुए नीचे ले आया। मैं उसको बोला कि आपने ये सही नहीं किया। उस फ्लोर पर जो लेडी है वो मर जाएगी, वो आदमी उसको मार डालेगा। वो चिल्ला रही थी और आप बेवजह उसकी मदद किए बिना मुझे खींच लाए। मेरे सुपरवाइज़र ने मेरे मुंह पर उंगली रखी और कहा, जिस फ्लैट की तुम बात कर रहे हो ना, उसमें पिछले 2 साल से कोई नहीं रहता है। जब से उस औरत का मर्डर हुआ है, तब से वो फ्लैट वैसे ही बंद पड़ा है। इतना सुनते ही मेरी बॉडी ठंडी पड़ गई और जैसे ही मैंने वापस उस फ्लैट की तरफ देखा, तो मुझे एक खून से सना हाथ अपनी ओर आने का इशारा करते हुए दिख पड़ा, जिसे देखने के बाद मैं आज की रात भी चैन से सो नहीं पाता। अगर मेरा सुपरवाइज़र मेरे बीच में ना आया हुआ था, तो शायद मैं इस दुनिया में ना होता। कहते हैं प्यार की कोई सीमा नहीं होती और वो डर के भी परे होता है। इसे किसी सीमा या डर में बांध कर नहीं रख सकते, क्योंकि आज भी एक दुनिया ऐसी है जो अपनों के लिए भी उस जहां को भी पार करके इस दुनिया में आते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने प्यार और अपने वादे को निभाने के लिए। लेकिन क्या हो जब यही प्यार किसी के लिए एक डर बन जाए, उसकी तो दुनिया ही बदल जाएगी। ऐसी ही एक कहानी है 2 प्यार करने वालों की, जो इस दुनिया में दूसरी दुनिया को पार करके अपने प्यार को बचाने के लिए आती है, और वही प्यार किसी के लिए एक सदमा बन जाता है। 2 प्यार करने वाले जोड़े एक साथ घूमकर मसूरी से वापस देहरादून आ रहे थे अपनी दिल्ली की फ्लाइट के लिए। रात का समय था और दोनों ही अपनी दुनिया में मस्त हाईवे पर चल रहे थे कि अचानक लड़की को लगता है कि साइड से किसी ने लिफ्ट के लिए हाथ दिया, लेकिन लड़का इस बात को इग्नोर कर देता है। फिर वही चेहरा उस लड़की को दोबारा दिखाई देता है। इस बार लड़की ने लड़के को फोर्स करते हुए उसे रोकने के लिए कहा और लिफ्ट मांगने वाले की मदद करने को कहा। लड़के ने उसे समझाया कि ऐसे रात के समय किसी को ऐसे लिफ्ट देना खतरे से खाली नहीं है। मैं किसी को लिफ्ट नहीं दे सकता। वैसे भी हमें जल्दी से अपनी दिल्ली की फ़्लाइट पे पहुंचना है, वरना वो मिस हो जाएगी।
तुम इतना मत सोचो, बस अपने रास्ते पर फोकस करो। और दोनों इस बात की परवाह किए बगैर कि आगे क्या मुसीबत उनका इंतजार कर रही है, बस चले जा रहे थे कि अचानक वही आदमी उनकी गाड़ी से टकराया जो कुछ देर पहले 2 दफ़ा लड़की को लिफ्ट मांगते हुए दिख चुका था। बस फिर क्या था, उसके टकराते ही कार बेकाबू हो गई और कार का एक्सीडेंट हो गया जिसमें उस लड़के की मौत हो गई। अब वो लड़की फूट फूट के रोने लगी, लेकिन वो अकेली उस सुनसान सड़क पर करे भी तो क्या करे। तो उसने उस लड़के की बॉडी को कार में डाला और अपने साथ ले गई। अब एयरपोर्ट पर पहुंचकर एयरपोर्ट अथॉरिटी से परमिशन लेकर वो उस बॉडी को प्लेन में अपने साथ ले जाती है। फ्लाइट में एक आदमी अटेंडेंट को बेल बजाकर बुलाता है और कहता है कि मैडम, मेरी एक रिक्वेस्ट है। दरअसल मेरी गर्लफ्रेंड को हार्ट प्रॉब्लम है और उसे टाइम से मेडिसिन लेनी होती है और अभी उसकी मेडिसिन का टाइम होने वाला है। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे बारे में सोच सोच कर वो मेडिसिन लेना भूल जाएगी, तो क्या आप प्लीज़ उसे याद दिला देंगे ताकि वो टाइम से दवाई ले ले। वो इकोनॉमी क्लास में बैठी है, सीट नंबर 8 पर, और उसने मेरा फेवरेट रॉयल ब्लू पहना है, तो बस आप इतनी सी मदद कर देना। अटेंडेंट हाँ कहते हुए वहाँ से चली जाती है और सीधे इकोनॉमी क्लास में सीट नंबर 8 पर पहुँचती है। अटेंडेंट उस लड़की से जाकर कहती है, मैम, आपकी हार्ट की मेडिसिन लेने का टाइम हो गया है, आप प्लीज़ पहले वो आप खा लीजिए। वो लड़की अपनी मेडिसिन ले लेती है और रोते हुए पूछती है कि आपको कैसे पता चला कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है और मेरी दवाई का टाइम हो गया है। अटेंडेंट कहती है कि मुझे आपके बॉयफ्रेंड ने कहा था कि आपको बोल दूं मेडिसिन लेने को। अब वो लड़की जोर से रोने लगती है और बोलती है, लेकिन लेकिन ये कैसे हो सकता है। तभी अटेंडेंट पूछती है, अगर आपको सही नहीं लग रहा तो क्या मैं आपके बॉयफ्रेंड को यहाँ बुलवा लूँ। वो लड़की गहरी सांस लेते हुए कहती है कि जिसने आपको ये सब बताया है वो अब से कुछ टाइम पहले मर चुका है और इस प्लेन में उसकी डेड बॉडी है जिसे मैं उसके घर वालों को हैंड ओवर करने जा रही हूँ। इतना सुनते ही वो फ्लाइट अटेंडेंट वहीं फ्रीज हो जाती है और इस दिन के बाद कभी भी वो उस फ्लाइट में नहीं जाती। डर क्या है, ये मन का वहम है या फिर सच की कोई दूसरी तस्वीर है। ये कुछ कहा नहीं जा सकता और दुनिया में ना जाने ऐसे कितने लोग हैं जिनको इन सब का पूर्वाभास होता है, लेकिन ये दुनिया ऐसे लोगों को किसी पागल से कम नहीं समझती है। क्या वाकई में ऐसा कुछ होता है या फिर ये सब सिर्फ इमेजिनेशन है। चलिए आते हैं, देखते हैं आज की कहानी में। मैंने मसूरी के एक बहुत ही बड़े और पुराने ही स्कूल में एडमिशन लिया था और मैंने वहाँ के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी था अपने एडमिशन को लेकर। फिर क्या, मैंने पूरा कैंपस देखा और मैं बहुत खुश था वहाँ जाकर। लोगों का मानना था कि वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा अजीब और गरीब होता रहता है जो इंसानी ताकतों से काफ़ी परे है, लेकिन मैंने अभी तक ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था। खैर, होता भी कैसे, क्योंकि यहाँ मेरा पहला दिन ही था। मेरा एक दिन का अनुभव यही कह रहा था कि ऐसा कुछ भी अजीबोगरीब यहाँ नहीं है। मैं भी पूरा कैंपस देखते देखते अपने हॉस्टल के रूम में पहुंचा। वहाँ मेरा रूममेट पहले से मेरा इंतज़ार कर रहा था और जैसे ही मैं वहाँ पहुंचा उसने मेरा बड़े ही गर्मजोशी से लेकर वेलकम किया, जो कि मेरे एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल ऑपोजिट था। आमतौर पर जब भी आप कहीं भी किसी नए कॉलेज में या स्कूल में जाते हो तो आपकी खूब खिंचाई होती है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल उल्टा ही था। अब मैंने अंदर जाकर एक एक चीज़ चेक करी, कहीं मेरे साथ कोई प्रैंक तो नहीं हो रहा है, लेकिन शॉकिंग ऐसा कुछ भी नहीं था। बस क्या था, इसके बाद मैं रिलैक्स हो गया और आराम से
एडजस्ट हो गया। दिन बीतते गए और एक दिन अचानक मेरी लाइब्रेरी में एक लड़के से मुलाकात हुई। उसकी मेरी ट्यूनिंग मैच कर गई और हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए। और वो अपने रूम से ज़्यादा मेरे रूम में मेरे साथ टाइम बिताने लग गया था। अब दिन यूं ही बीतते चले गए, लेकिन एक दिन अचानक मुझे लगा जैसे मेरा रूम बहुत ठंडा हो गया है। मैंने हीटर चलाया लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने अपने सर्दी के कपड़े निकाले और पहन लिए। यकीन मानो, उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे सितंबर के दिनों में दिसंबर या जनवरी की ठंड हो रही हो। मैंने हार कर फिर अपने मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में कॉल किया, लेकिन उसने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, शायद शायद आपके रूम का एसी ख़राब हो गया है। आप एक काम करो, कुछ टाइम बाहर घूम लो, तब तक मैं इसको रिपेयर करवा देता हूँ। इतना सुनकर मैं अपने रूम से बाहर निकल गया और सीधे लाइब्रेरी पहुँच गया और मेरा वही दोस्त बैठा हुआ मेरा वेट कर रहा था। मैंने काफ़ी टाइम उसके साथ बातचीत करी, लेकिन इस बार मुझे थोड़ा अजीब लगा कि लोग हम दोनों को ऐसे घूर घूर कर देख रहे थे, मानो जैसे मैं कोई पागल हूँ और सिर्फ अपने आप से बात कर रहा हूँ। कुछ देर के बाद मैंने अपने उस दोस्त से कहा, चल यार, बहुत बहुत रात हो गई है, मैं अपने रूम में जाकर चेक करता हूँ कि ठीक हुआ या नहीं। बस इतना कहकर मैं वहाँ से निकल जाता हूँ और जैसे ही रूम के बाहर पहुँचता हूँ, हॉस्टल के बाहर बहुत सारी पुलिस, कार और एम्बुलेंस खड़ी थी। मेरे रूममेट ने मुझसे पूछा, ये क्यों आए हैं सब, कुछ हुआ है क्या? मैंने भी नामे सर हिलाते हुए कहा, मुझे भी कुछ पता नहीं है यार। और जब मैं रूम में गया तो वहाँ टेम्परेचर नॉर्मल था, लेकिन उस रात मुझे पता चला कि मेरा वो दोस्त जिसे मैं लाइब्रेरी में मिलता था, वो उसी दिन दोपहर को उसकी मौत हो गई। मेरे रूममेट को जब ये बात पता चली तो उसने मुझे कहा कि तुझे तुझे रूम ठंडा कब लगा था? मैंने उसको बोला कि दोपहर का लगभग समय था 1 से आई थिंक 2 बजे के आसपास, और मैं उसके बाद उसे मिला भी था, लगभग 2 बजे थे। मेरे रूममेट ने मुझे बताया कि उसकी मौत दोपहर के 1 बजे हुई थी। इसका मतलब तुम्हें उसकी मौत का पहले ही पता चल गया था। मैंने भी चौंकते हुए पूछा, पर क्या था जब मैं उसके साथ 2 बजे मिला था, और ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे रूममेट ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, वो तुझे गुड बाय कहने आया था बस। उसके बाद वो दिन है और आज का दिन है, मुझे कभी भी उस रूम में टेम्परेचर की कोई समस्या नहीं हुई। और आज भी मुझे वो दिन याद आते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन उस दिन के बाद मैं लाइब्रेरी में कभी नहीं गया। कश्मीर का नाम सुनते ही एक सुंदर सी जगह का चित्र सामने आता है, पर कश्मीर में एक ऐसा गेस्ट हाउस है जिसमें कोई भी रहने को जाता है तो वो ज़िंदा नहीं बचता। और इसी बात से अनजान 3 दोस्त राहुल, नितिन और मुकेश अपनी छुट्टियां मनाने कश्मीर गए, और किस्मत से इन्हें वही गेस्ट हाउस रहने को मिला। ये गेस्ट हाउस बाकी सभी गेस्ट हाउस से काफ़ी सस्ता था, इसलिए तीनों ने इस गेस्ट हाउस में रहने का मन बना लिया। इस गेस्ट हाउस में कोई ज़्यादा सुविधा नहीं थी, ना तो इसमें कोई गार्ड था, क्योंकि वहाँ के सभी लोकल लोग इस गेस्ट हाउस के बारे में सब जानते थे, इसलिए उनमें कोई भी वहाँ पर काम करने को तैयार नहीं होता था। तीनों आज ही कश्मीर में पहुँचे थे और शाम को इस गेस्ट हाउस में रहने के लिए तीनों आ गए। कुछ देर गेस्ट हाउस में रहने के बाद जब तीनों को काफ़ी भूख लगने लगी, तब तीनों गेस्ट हाउस से कुछ ही दूर पर ढाबा था, वहाँ पर खाना खाने चले गए। तीनों खाना खा ही रहे थे, तभी उनके पास एक आदमी आकर बोला, सुना है उस गेस्ट हाउस में कुछ लोग फिर से रहने आ गए हैं, अब से फिर मौत का नाच शुरू होगा। उस गेस्ट हाउस में जो वो आत्मा है
अब वहाँ किसी को नहीं छोड़ेगी। उस आदमी की बात सुनकर नितिन और मुकेश की तो हालत सी खराब होने लगी थी। पर तभी राहुल उन दोनों को समझाते हुए बोलता है, कहाँ तुम भी उस पागल की बातों में आ गए। ये आत्मा और भूत कुछ नहीं होता। और अब चलो, बहुत रात हो गई है यार। फिर उसके बाद वो तीनों उस आदमी की बातों को नज़रअंदाज करके अपने गेस्ट हाउस में वापस चले गए और अपने अपने बिस्तर में जाकर सो जाते हैं। उस दिन पूरी रात उनके साथ कुछ भी नहीं होता। फिर अगले दिन तीनों सुबह उसी ढाबे में जाकर अपना नाश्ता करते हैं और घूमने निकल जाते हैं। पूरा दिन घूमने के बाद वो तीनों उसी ढाबे में आकर बैठ जाते हैं। कुछ देर बैठने के बाद राहुल, नितिन और मुकेश ये तीनों आपस में बात करते हैं। तभी राहुल बोलता है, यार तुम दोनों रूम पर पहुंचो, मैं अभी आया। राहुल उन दोनों को गेस्ट हाउस में भेजकर सिगरेट पीने लगता है। और दूसरी ओर नितिन और मुकेश गेस्ट हाउस के पास पहुंच गए थे। तभी नितिन मुकेश से बोलता है, रुक रुक यार, चल आज इस सेब के पेड़ से थोड़े सेब तोड़ लेते हैं। नितिन की बात सुनकर मुकेश भी हाँ बोल देता है। सेब का पेड़ उनके ही गेस्ट हाउस के बगल में था। मुकेश को तो पेड़ पे चढ़ना नहीं आता था, इसलिए नितिन मुकेश से बोलता है, यार तू नीचे ही रुक, मैं ऊपर चढ़ता हूँ और मैं तेरे लिए सेब नीचे गिराता हूँ। इतना बोलकर नितिन ऊपर तो चढ़ गया था, पर काफ़ी देर तक उसने एक भी सेब नहीं गिराए। उस समय काफ़ी अंधेरा हो गया था, इसलिए मुकेश को नितिन दिख नहीं रहा था। कुछ देर और नितिन ने सेब नहीं गिराए। तब मुकेश उसे आवाज़ देने लगता है, अरे नितिन, नीचे आजा भाई, बहुत टाइम हो गया है। पर मुकेश को नितिन का कोई भी जवाब नहीं आता। पर तभी वहाँ राहुल भी आ जाता है और वो मुकेश से बोलता है, क्या हुआ और नितिन कहाँ है? राहुल की बात का जवाब देते हुए मुकेश बोलता है, देखना यार, कब से नितिन पेड़ पे चढ़ा हुआ है और नीचे ही नहीं आ रहा। फिर उसके बाद दोनों नीचे से नितिन को आवाज़ देते हैं, पर नितिन कुछ भी जवाब नहीं देता। नितिन का जवाब ना आने पर राहुल पेड़ पर चढ़ने लगता है। राहुल थोड़ा ही पेड़ के ऊपर चढ़ा होगा कि तभी वहाँ कुछ बड़ी जोर से धड़ाम से नीचे गिरता है। और जैसे ही दोनों उस चीज़ की तरफ देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि नितिन ही था। पर नितिन नीचे गिरते ही मर गया था, या फिर मरा हुआ ही नीचे गिरा था। नितिन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में खून की एक भी बूंद ना हो, और उसका पूरा शरीर सूखा पड़ा हुआ था। नितिन की मौत के पूरे 2 दिन बाद राहुल और मुकेश अपने गेस्ट हाउस के बाहर बड़े ही दुखी मन के साथ बैठे थे। तभी उनके पास एक बाबा आकर बोलते हैं, मरोगे तुम दोनों भी मरोगे। जैसे तुम्हारा दोस्त मरा है, वैसे ही वो दोनों तुम दोनों को भी मार देंगे। इतना बोलकर वो बाबा आगे चले जाते हैं। मुकेश उनकी बात सुनकर डरने लगता है। पर तभी मुकेश को ऐसे डरता हुआ देख राहुल बोलता है, अबे तू भी कहाँ इस पागल बाबा की बात में आ रहा है, ये तो कुछ भी बोलते रहते हैं। राहुल भले ही बाबा की बात ना माना हो, पर मुकेश को बाबा की बात पर पूरा विश्वास हो गया था। और मुकेश राहुल को बिना बताए उसी ओर जाने लगता है जिस ओर वही बाबा गए थे। और इधर दूसरी ओर जब राहुल को मुकेश कहीं नहीं दिखता तो वो इधर उधर मुकेश को ढूंढता है। राहुल मुकेश को ढूंढते ढूंढते उसी सेब के पेड़ के नीचे आ जाता है जहाँ नितिन की मौत हुई थी। और वो देखता है मुकेश उसी पेड़ के नीचे बैठा था। तभी राहुल ने सोचा उसे नितिन की याद आ रही होगी, इसलिए वो यहाँ कर बैठा है। फिर उसके बाद राहुल मुकेश के पास जाकर बोलता है, क्या हुआ मुकेश, नितिन की याद आ रही है क्या? चल यार थोड़ा कहीं घूम कर आते हैं, तेरा भी मन लग जाएगा। राहुल के इतना बोलने के बाद मुकेश भी राहुल की बात मान जाता है और वो दोनों थोड़ा घूमने के लिए निकल जाते हैं। दोनों गेस्ट हाउस से अभी थोड़ा ही आगे गए थे कि तभी उनके पीछे से मुकेश आ जाता है। मुकेश राहुल के साथ
उसके ही जैसे दिखने वाले आदमी को देखकर बोलता है, अरे ये कौन है राहुल के साथ? मेरे जैसा कहीं वही तो नहीं जिसके बारे में बाबा ने अभी बताया? अगर वही है तो मुझे किसी तरह ये ताबीज़ राहुल को देना होगा, जो भी बाबा ने मुझे बना कर दिया है। मुकेश धीरे धीरे और छुपते छुपाते राहुल के पास आने लगता है। मुकेश इसलिए छुपते हुए जा रहा था क्योंकि अगर वो मुकेश को देख लेती तो वो उसी वक्त राहुल को मार देती। किसी तरह मुकेश राहुल के पास छुपते छुपते पहुंच जाता है और मुकेश राहुल हल्की सी आवाज़ में देकर एक ताबीज़ राहुल के पास फेंक देता है और राहुल उस ताबीज़ को तुरंत पकड़ लेता है। राहुल के ताबीज़ पकड़ते ही वो भी मुकेश के रूप में राहुल के साथ जो था वो तुरंत गायब हो जाता है। फिर उसके बाद मुकेश राहुल के पास जाकर पूरी बात बताता है कि वो कैसे बाबा के पास गया और कैसे बाबा ने उसे बताया कि उस गेस्ट हाउस में एक लड़की की आत्मा रहती है और कोई भी उस गेस्ट हाउस में रहने जाता है तो वो आत्मा उसे नहीं छोड़ती। और बाबा ने उन्हें उसे बचने के लिए ये 2 ताबीज़ बना कर दिए थे, पर ये ताबीज़ भी तभी उस आत्मा से बचा सकते थे जब ये दोनों गेस्ट हाउस से बाहर होते। मतलब अगर ये दोनों अभी उस गेस्ट हाउस के अंदर होते तो उन्हें ताबीज़ भी नहीं बचा पाता, क्योंकि उस आत्मा की शक्ति उस गेस्ट हाउस के अंदर बढ़ जाती है। कश्मीर में ये गेस्ट हाउस अभी भी है और ये गेस्ट हाउस वहाँ का सबसे सस्ता गेस्ट हाउस है। अगर आपका भी कभी दिल करे तो रहने आ जाना इस गेस्ट हाउस में। सोनू का घर पुराने कब्रिस्तान के पीछे था और उसके घर के छत से वह कब्रिस्तान अच्छे से दिखता था। वह रोज़ उस कब्रिस्तान को पार करके ही अपने काम पर जाता था। मनोहर के 2 बच्चे भी थे और दोनों ही बड़े शैतान थे। बड़े बेटे का नाम रॉकी और छोटे बेटे का नाम विक्की था। एक बार गर्मियों की छुट्टियों में रॉकी और विक्की की बहन सोनिया भी वहाँ पर आई हुई थी। तीनों मिलकर रात के लगभग 12 बजे एक रूम में ट्रुथ और डेयर खेल रहे थे। रॉकी सोनिया से पूछता है कि तुम ट्रुथ लोगी या डेयर? सोनिया डेयर लेती है और पूछती है कि तुम लोग कुछ खतरनाक करने के लिए तो नहीं कहोगे ना? रॉकी कहता है, ये हुई ना बात, तो जाओ छत पे जाओ और वहाँ पर घूम के आओ और छत पर रखे गमले में से फूल तोड़ कर लाना, तभी हमें पता चलेगा कि तुम छत पर से आई हो। सोनिया कहती है, छत पर से तो कब्रिस्तान दिखता है, नहीं मैं नहीं जाऊंगी। रॉकी और विक्की दोनों सोनिया को छत पर जाने के लिए ज़बरदस्ती बोलते हैं। सोनिया छत पर जाती है और जैसे ही गमले में लगे फूल की तरफ पड़ती है तभी उसकी नज़र कब्रिस्तान की ओर पड़ती है। कब्रिस्तान में एक बड़ा सा सूखा पेड़ होता है। वह देखती है कि उस पेड़ पर एक सर कटी हुई उल्टी लाश लटक रही होती है। सोनिया उसे देखती है और ज़ोर से चिल्लाती हुई बेहोश हो जाती है। फिर जब सोनिया बहुत देर तक छत पर से नहीं आती तो रॉकी और विक्की दोनों डर जाते हैं और वह छत पर जाकर देखते हैं तो पाते हैं कि सोनिया बेहोश पड़ी है। वो तुरंत मनोहर को बुलाते हैं और सारी बात बताते हैं। मनोहर कहते हैं, तुम तीनों का ऐसा खेल खेलने की ज़रूरत क्या थी? और रॉकी, तुम तो जानते हो उस कब्रिस्तान के बारे में कैसी कैसी खबरें आती हैं, फिर भी तुम सोनिया को रात में छत पर जाने के लिए क्यों भेजा? रॉकी बोलता है, सॉरी डैड, मुझसे गलती हो गई, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। मनोहर कहता है, और फिर कभी दोबारा ऐसा किया तो तुम दोनों को उसी कब्रिस्तान में छोड़ाऊंगा। अच्छा सोनिया बेटा, ये बताओ तुमने वहाँ ऐसा क्या देख लिया था कि तुम वहीं बेहोश हो गई? सोनिया सहमी हुई हालत में मनोहर को सारी बात बताती है कि उसने क्या देखा। मनोहर ने उस कब्रिस्तान के बारे में ऐसी खबरें पहले भी सुनी थी, इसलिए वह सोनिया को डांटता नहीं है और बच्चों को संभाल कर रहने की सलाह देता है। एक दिन मनोहर को काम से छुट्टी मिलने में देर हो जाती है और उस दिन उसे ऑटो वाला भी नहीं मिलता। वह पैदल ही घर की ओर चलता है। इधर विक्की
और रॉकी दोनों आपस में बात करते हैं। रॉकी कहता है, विक्की तुम्हें क्या लगता है, सोनिया ने जो कहा वो सच है? मुझे तो लगता है कि वो सिर्फ बातें बना रही है, वो उसका भ्रम होगा। विक्की कहता है, अरे नहीं भाई, तुमने उसकी हालत नहीं देखी, एक दिन भी वो यहाँ पर रुकने को तैयार नहीं थी। मुझे लगता है कि उसने सच में वहाँ पर कुछ देखा है। रॉकी कहता है, चलो हम कब्रिस्तान में जाकर खुद ही देख लेते हैं। विक्की कहता है, अरे भाई तुम पागल तो नहीं हो गए, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, मैं कहीं नहीं जाऊँगा और तुम भी मत जाओ। विक्की के मना करने के बावजूद रॉकी नहीं मानता और वह अकेले ही कब्रिस्तान की ओर चला जाता है। कब्रिस्तान का दरवाज़ा खोलता है और अंदर चला जाता है। वह उस पेड़ की ओर भी देखता है जिस पर सोनिया को सर कटी हुई लाश दिखी थी। रॉकी खड़े होकर उस पेड़ की ओर देखता है। तभी एक अदृश्य हाथ उसके पैरों को पकड़ लेता है। रॉकी डर जाता है और जोरों से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, छोड़ दो मुझे, मुझसे गलती हो गई, मैं फिर कभी यहाँ दोबारा नहीं आऊँगा। दूसरे कोने पर एक कब्र होती है जो कि खुली हुई होती है, उसके ऊपर खून लगा हुआ होता है। वह अदृश्य हाथ रॉकी को खींच कर लाते हैं और उस कब्र में ढकेलने की कोशिश करने लगते हैं। रॉकी चिल्लाता है, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मुझसे गलती हो गई, यहाँ कभी नहीं आऊँगा मैं, मुझे जाने दो। मनोहर काम से पैदल घर पहुँचने ही वाला होता है। जैसे ही वह कब्रिस्तान से गुजरता है उसे रॉकी की आवाज़ सुनाई देती है। मनोहर कहता है, ये क्या, ये तो रॉकी की आवाज़ लगती है और ये तो कब्रिस्तान से आ रही है, मुझे जाकर देखना होगा। मनोहर कब्रिस्तान में चारों ओर देखता है लेकिन रॉकी कहीं दिखाई नहीं देता। वह घर लौटकर आ जाता है और विक्की से पूछता है, रॉकी कहाँ है? विक्की कहता है, पापा, मेरे बार बार मना करने के बावजूद भी रॉकी कब्रिस्तान में चला गया है। वो जानना चाहता था कि सोनिया जो कह रही थी वो सच है या नहीं। मनोहर कहता है, हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है, जाओ घर के मंदिर में शंख में जो जल रखा है वो जल्दी से लेकर आओ, हमें रॉकी को खोजने कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। विक्की वो जल लेकर आता है। मनोहर और विक्की कब्रिस्तान में जाते हैं। मनोहर जल छिड़कता है, फिर उसे किसी के घिसटने की आवाज़ आती है और उसे काफ़ी सारे निशान भी दिखाई देते हैं। वह समझ जाता है और फिर उस निशान का पीछा करते हुए उस कब्र तक पहुंच जाता है। मनोहर कब्र के आसपास वो जल छिड़कता है। कब्र से अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं। विक्की बहुत डर जाता है। मनोहर कहता है, मुझे लगता है कि श्रापित प्रेत आत्माओं ने रॉकी को इस कब्र के अंदर कैद कर लिया है, हमें जल्दी इसे निकालना होगा। तुम ये पवित्र जल आसपास छिड़कते रहो, इससे हमें वो प्रेत आत्माएं कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी। मैं कब्र को खोलने की कोशिश करता हूँ। मनोहर उस कब्र को खोलने की बहुत कोशिश करता है। अंत में वह कब्र खुल जाती है। उसके अंदर रॉकी लथपथ बेहोश पड़ा होता है। मनोहर रॉकी को लेकर हॉस्पिटल जाता है। उसकी हालत बहुत गंभीर होती है। उस दिन के बाद उस घर को छोड़कर मनोहर शहर से दूर एक दूसरे घर में अपने पूरे परिवार के साथ रहने चला जाता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुमित है और आज मैं आपके सामने एक सच्ची घटना का विस्तार करने जा रहा हूँ। बचपन से ही मुझे घूमने का शौक था। हर वक्त मैं घूमने के लिए तैयार रहता था, चाहे वह स्कूल की पिकनिक हो या न्यू ईयर का ट्रिप। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया मेरी ख्वाहिशें भी बढ़ती चली गईं, लेकिन मुझे नहीं पता था मेरी यही ख्वाहिश इस हद तक मुझ पर काबू कर लेगी। ये बात है साल 2015 की। मैं और मेरे दो दोस्त एक लंबी ट्रिप का प्लान कर रहे थे। हम ऐसी ट्रिप का प्लान कर रहे थे जो एडवेंचर से भरी हो। अगर लोकेशन हॉरर हो तो और भी अच्छी बात है। तो हम लोगों ने मिलकर
इंटरनेट पर बहुत सारी लोकेशन देखी, जिसमें से कुछ ब्यूटीफुल नेचर वाली थी, तो कोई समुंदर से घिरी हुई आइलैंड। लेकिन एडवेंचर के साथ साथ हॉरर वाली लोकेशन का कॉम्बिनेशन हमें कहीं नहीं मिल रहा था। 1-2 घंटे की कड़ी मशक्क़त के बाद और काफ़ी रिसर्च करने के बाद हमें एक फॉरेस्ट मिला, जिसका नाम था आओकगारा फॉरेस्ट, जो कि एडवेंचर और हॉरर से भरी हुई थी। इसके बारे में पता चला कि ये जंगल जापान में माउंट फूजी के नॉर्थ वेस्ट में है। ये जंगल 35 स्क्वायर रूट किलोमीटर में फैली हुई है, और ये जंगल इतना घना है कि सूरज की रोशनी भी ज़मीन तक नहीं आती, और हर तरफ इसके अंदर पेड़ ही पेड़। किसी भी तरीके की कोई भी आवाज़ नहीं, एकदम शांत। हम लोगों ने आओकगारा फॉरेस्ट की और भी अमेजिंग फैक्ट्स और हिस्ट्री को सर्च करके पढ़ने लगे। इसके बाद जो हमें फैक्ट्स और रिसर्च से जो मिला, तो उसने हमारे दिमाग घुमा कर रख दिया। हर साल उस जंगल से 100 से ज़्यादा मरे हुए लोगों की बॉडीज़ मिलती है, और ये रिपोर्ट 2003 की है। यहाँ मरने वालों की संख्या इतनी बढ़ चुकी है कि जापान की सरकार अब रिपोर्ट जारी ही नहीं करती। 2003 से अब तक इसकी संख्या कितनी बढ़ गई होगी, इसका अनुमान आप खुद ही लगा सकते हैं। इसके बाद क्या था, मैं और मेरे दोस्तों ने यहाँ जाने के लिए पूरी तैयारी कर ली, और इसके लिए पूरे तैयार हो गए, क्योंकि हम सब उत्सुक थे कि आखिर इस जंगल में ऐसा है क्या, और ये जंगल इतना ख़तरनाक है तो एक बार इस जंगल में जाना तो बनता है। और तारीख थी 22 मार्च 2015 की, यानी संडे की। हमने दिल्ली एयरपोर्ट से अपनी फ़्लाइट पकड़ी और जापान की राजधानी टोक्यो के लिए रवाना हो गए। फ्लाइट के दौरान हम लोग सिर्फ आओकागारा जंगल के बारे में बात कर रहे थे, और हम इतना ज़्यादा उत्सुक थे कि हम अपनी फीलिंग्स और इमोशन को रोक नहीं पा रहे थे। 30 घंटे के लंबे सफ़र तय करने के बाद आखिर हम टोक्यो की हानेडा एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे। रात के करीब 9 बज रहे थे, और हम सब एक नए शहर में पहुंच चुके थे। नए लोगों के बीच पहुंचने के तुरंत बाद हम लोगों ने वहां टैक्सी बुक की और होटल के लिए रवाना हो गए। रास्तों के दौरान हमने टैक्सी ड्राइवर से बात करना शुरू कर दिया। टैक्सी ड्राइवर को हिंदी समझ तो नहीं आती थी, लेकिन वह हमारी इंग्लिश समझता था। मैंने टैक्सी ड्राइवर से बातों ही बातों में पूछा, क्या आप आओकागारा फॉरेस्ट के बारे में जानते हैं? टैक्सी ड्राइवर ने बोला, आपको क्या जानना है उस जंगल के बारे में? हम लोगों ने मुस्कुराकर कहा, हम उसी जंगल में घूमने के लिए आए हुए हैं। वह पहले तो थोड़ा घबराया, और फिर बोला, आप लोग अभी यंग हो और आप लोगों की भी फैमिली होगी, उस जंगल में आप मत ही जाओ तो ज़्यादा अच्छा है। ये सुनकर मैं हैरान हो गया, और मेरे दोनों दोस्तों के चेहरे उदास हो गए। मैंने पूछा, क्यों? टैक्सी ड्राइवर ने कहा, वह जंगल श्रापित है, और हर रोज़ वहाँ से 1 या 2 मरे हुए लोगों की डेड बॉडीज़ मिलती हैं, और उस जंगल से अजीब अजीब से चिल्लाने की आवाज़ें भी आती हैं। इसके बाद हम टैक्सी ड्राइवर से कोई बातचीत नहीं की और सीधा उससे होटल में पहुंचने को बोला। फ़्लाइट की लंबी यात्रा करने की वजह से मेरे एक दोस्त की तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई थी। 25 मिनट के बाद हम अपने होटल में पहुंच गए। ये होटल हमने पहले ही बुक करके रख लिया था। होटल के रूम में पहुंचने के बाद हम सभी फ्रेश होने लगे। फ्रेश और खाना खाते खाते रात के 11 बज चुके थे, और हम लोगों को टैक्सी ड्राइवर की एक एक बात याद आने लगी, और हम दोबारा जंगल के बारे में सर्च करने लगे। धीरे धीरे उस जंगल के बारे में और भी ज़्यादा पता लगने लगा। सर्च करते करते और पढ़ते पढ़ते रात के 12 बज चुके थे, और मेरे दोनों दोस्तों को नींद आने लगी थी, और कुछ देर बाद वह सो गए, और मैं इतना ज़्यादा उत्सुक था कि मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, और जंगल के बारे में पढ़ता चला गया। सुबह के तकरीबन 5 बज चुके थे, और अब मुझे नींद आने लगी थी, और मैं सो गया। कुछ ही देर बाद मेरे एक दोस्त ने मुझे नींद से जगाया और बोला, होटल से आओकागारा जंगल की दूरी सिर्फ 2 घंटे की है, हमें सुबह और जल्दी निकलना होगा, और हम सभी 6:30 बजे तक तैयार होकर
सारा सामान जो कि इस ट्रिप में यूज़ होगा एक बैग में भरकर चल पड़े। एक टैक्सी ड्राइवर से हमने बात की कि उसने आओकगारा जंगल जाने से मना कर दिया। दूसरे और तीसरे से भी पूछा, उन लोगों ने भी मना कर दिया। और तब जाकर आखिरी में हमने बस पकड़ी और माउंट फ्यूजी के लिए रवाना हुए। माउंट फौजी से आओकगारा जंगल की दूरी सिर्फ 1 घंटे की है। 9:30 बजे तक हम माउंट फौजी पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद हमने आसपास के लोगों से आओकगारा जंगल जाने का रास्ता पूछा और कौन सी बस जाएगी या कार जाएगी ये पता करने लगे। और मेरे एक दोस्त पास के शॉप से कुछ खाने का सामान लेने चला गया और ये सब करते करते 10:30 बज गए। बस तो नहीं मिली। एक कार हमने बुक की और आओकगारा जंगल के लिए निकल पड़े। थोड़ी ट्रैफिक की वजह से 1 घंटे का सफ़र 2 घंटे का हो गया। हम 12:45 तक वहाँ पर पहुँच गए। अब हम उस जंगल के गेट पर थे जहाँ से हमारी ज़िंदगी का ख़तरनाक सफ़र शुरू होने वाला था। आज भी मुझे वो 12:45 के उस समय को देखते ही उस जंगल की याद आ जाती है। काश मैं और मेरे दोस्त कभी उस जंगल में गए ही ना होते। और यहाँ से शुरू होती है हमारी ज़िंदगी की खतरनाक सफ़र की शुरुआत। वक्त 12:45 का था। हम आओकगारा जंगल के मेन गेट पर खड़े थे। गेट पर एक साइन बोर्ड लगा हुआ था। उस साइन बोर्ड में कुछ जापानीज़ में लिखा हुआ था। क्योंकि हम लोगों को जापानीज़ समझ नहीं आती थी तो हम लोगों ने उस साइन बोर्ड को नज़रअंदाज किया और आगे चल दिए। कुछ रास्ते बने हुए थे। उसी रास्ते में हम आगे बढ़ने लगे। कुछ दूरी तक जाने के बाद हमें एक और साइन बोर्ड देखने को मिला। वह साइन बोर्ड ब्राउन रंग की थी और उसमें भी जापानीज़ में कुछ लिखा हुआ था। हम लोगों ने पिछले साइन बोर्ड की तरह इसे भी नज़रअंदाज कर दिया और हम लोगों के चेहरे पर इतनी ज़्यादा खुशी थी उस वक्त मैं उसकी सीमा नहीं बता सकता था। और हम लोग रास्ते को फॉलो करके अंदर जाने लगे। करीबन 10 मिनट चलने के बाद ही गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई रास्ते ख़त्म हो गए। अब तो हमें समझ नहीं आ रहा था किस ओर से अपनी सफ़र की शुरुआत करें। अब तो कोई रास्ता था ही नहीं। हर तरफ ही जंगल का नज़ारा था क्योंकि हम लोगों ने पहले ही इस जंगल के बारे में बहुत सारी चीज़ें जान रखी थी। तो मैं और मेरे दोस्तों ने साथ में ये कसम खाई कि कोई भी अकेले और बिना बोले कहीं नहीं जाएगा और हम लोग एक ही रास्ते में और एक ही साथ रहेंगे। हम लोगों ने एक रास्ता चुन लिया जो कि सीधा जंगल के अंदर जा रहा था। और एक चीज़ जो हमें हैरान कर रही थी वह यह कि हर दिशा में अलग अलग तरह के रिबन बंधे हुए थे और विभिन्न विभिन्न रंगों के जो कि हर दिशा में जा रहे थे। तो मैं और मेरे दोस्तों ने पीला रिबन को चुना और उसको फॉलो करके चलने लगे जो कि सीधा जंगल की ओर जा रही थी। और हम आपस में बात करते करते और रिबन को फॉलो करते करते करीबन 1.5 किलोमीटर तक चलते रहे। और यहाँ सूरज की रोशनी बिल्कुल ना के बराबर आ रही थी और पीला रिबन भी ख़त्म होने को थी। कुछ देर और चलने के बाद हमारे आगे एक गहरी खाई थी और पीले रिबन भी बस यहीं तक थी। उससे यही उम्मीद लगाया गया कि हो सके जिसने ये रिबन बांधा हो उसने कोई और रास्ता लिया होगा। अब तो ना हमारे पास कोई पीला रिबन थी और ना ही कोई रास्ता। तो हम लोगों ने वहाँ से लेफ़्ट लेने का फ़ैसला किया और हम साथ साथ लेफ़्ट की ओर जाने लगे। हम लोगों के पास अपना कोई रिबन नहीं था तो हम लोगों ने छोटे छोटे पेड़ों की डालियों को तोड़कर निशानी बनाने लगे। इससे हमें वापस लौटने में आसानी होगी। करीबन आधा घंटा चलने के बाद हम थोड़े थक चुके थे और बैठकर आराम करने लगे और पानी और कुछ खाना जो हम साथ में लेकर आए थे वह खाने लगे। अभी तक तो जंगल सामान्य लग रहा था। इतने में मेरे एक दोस्त के हाथों से भरा हुआ पानी का बोतल ज़मीन पर गिर गया जिसकी वजह से बोतल और पानी गिरते गिरते हमसे कुछ दूर पर चली गई। अभी तो हमने सफ़र शुरू ही किया था
कि हमने पीने का पानी भी बर्बाद कर दिया। अब हमारे पास पीने के लिए पानी भी नहीं था। पानी की बोतल उठाने के लिए मेरा एक दोस्त जैसे ही गया कि अचानक मेरे दोस्त को कुछ दूरी पर एक कैंप नज़र आई और हम लोग को आश्चर्य हुआ और साथ ही साथ खुशी भी कि चलो, हमारे अलावा कोई और भी तो है जो हमारे रास्ते पर है। और हम लोग उसी कैंप की ओर जाने लगे और हमें जहाँ तक उम्मीद लग रही थी, जिसने पीली रिबन बांधी, जिसके सारे हम आधे रास्ते आए, वही हो उस कैंप में। जैसे ही हम उस कैंप के पास पहुँचे, कैंप के अंदर जाकर तो कैंप के अंदर कोई नहीं था। आश्चर्य करने वाली बात तो ये थी कि सारा सामान कैंप के अंदर ही था, जैसे स्लीपिंग बैग, खाना बनाने का गैस स्टोव, शूज़, क्लोथ्स और ट्रैवलिंग बैग, यहाँ तक कि मोबाइल चार्ज करने का पावर बैंक भी कैंप के अंदर ही था। मगर जिसकी खोज में हम आए थे, पानी, वह कहीं नहीं था। पहले तो हमें लगा हो सके कैंप लगाकर वह आसपास ही गए होंगे या पानी की तलाश में गए होंगे, तो हमने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, यहाँ कोई है? इज समबडी हियर? पर कोई जवाब नहीं आया। मैं और मेरे दोनों दोस्त लगातार 15 मिनट तक चलते रहे, मगर कोई जवाब नहीं आया और हम उसके लौटने का इंतज़ार करने लगे। इंतज़ार करते करते 2 से 3 बज चुके थे। अब हम लोगों को उसका इंतज़ार करना उचित नहीं लगा और हम लोग पानी की तलाश में जाने के बारे में सोचने लगे। लेकिन हर तरफ पेड़ ही पेड़ थे। इतना घना जंगल था कि हमें आगे कुछ दिख ही नहीं रहा था। दोपहर का वक्त था, सूरज सर के ऊपर था, फिर भी यहाँ अंधेरा अंधेरा लग रहा था। किस ओर जाएं समझ नहीं आ रहा था कि तभी मेरे एक दोस्त ने झाड़ियों की ओर इशारा किया। वहाँ जाकर देखा तो जूते चप्पल फेंके हुए थे। झाड़ियों को देखकर ये लग रहा था कि हो सके वह उसी दिशा में गए हों, और हम लोग भी उसी दिशा की ओर बढ़ने लगे और साथ ही साथ लगातार आवाज़ लगाते रहे, इज समबडी हियर? चलते चलते करीब 3 किलोमीटर आगे चले गए, मगर अभी भी कोई इंसान देखने को नहीं मिला। लगातार चलने और पानी की कमी की वजह से मेरे एक दोस्त की तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ने लगी, तो हम वहीं रुककर आराम करने लगे। तभी हमें चट्टानों के पीछे से कुछ आवाज़ सुनाई दी। हम लोगों ने उस आवाज़ को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन वह आवाज़ लगातार आ रही थी और बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। हम लोगों ने हिम्मत दिखाई और आवाज़ की ओर गए, और जैसे ही चट्टान के आगे देखा, हम लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। एक छोटा सा नदी का झरना पेड़ों के बीच से पत्थरों से टकराकर नीचे की ओर आ रहा था। लगातार चलने की वजह से हम लोग पसीने से भीग चुके थे। सबसे पहले तो हमने बोतल में पीने के लिए पानी को भरा। उसके बाद हम अपने चेहरे, हाथ और पैरों को धोने लगे। पानी से अपने चेहरे को धोने में हमें काफ़ी आनंद मिल रहा था। ये सब करते करते शाम के 5 बज चुके थे। अब हम लोगों ने निर्णय लिया कि आज के लिए ये ट्रिप काफ़ी है, अब हमें वापस लौटना चाहिए। हमारे हाथों में पानी की बोतलें थीं और चेहरे पर थोड़ी सी खुशी, और जिस दिशा में हम आए थे उसी दिशा की ओर हम निकल पड़े। अब अंधेरा कुछ ज़्यादा ही हो गया था। आगे का रास्ता साफ देखना बहुत मुश्किल था, तो हम लोगों ने अपनी मोबाइल की फ्लैशलाइट जला ली और उस दिशा की ओर बढ़ने लगे जिस ओर से हम आए थे। रात के अंधेरे में चलना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन जैसे तैसे हम लोगों ने लगभग 3 किलोमीटर का सफ़र तय किया। हम इधर उधर देखने लगे, लेकिन हमें वह कैंप नज़र नहीं आया जिस कैंप की ओर से हम पानी की तलाश में गए थे। अब रात के 8 बज चुके थे। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा। हम पूरी तरीके से परेशान हो चुके थे और साथ ही साथ डरे हुए भी थे। कहीं हम रास्ता भटक तो नहीं गए? कहीं लौटते वक्त हमने गलत रास्ता तो नहीं चुन लिया? काफ़ी सारे विचार हमारे दिमाग में आने लग गए थे। इतने में मेरी एक दोस्त की तबीयत उम्मीद से ज़्यादा ख़राब होने लग गई। रात के अंधेरे में हमें कैंप तो नहीं दिख रहा था,
और ना ही रास्ता। इसलिए हम लोगों ने मदद के लिए आवाज़ लगाई, प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ हेल्प अस। मगर हकीकत तो ये थी कि हमारे अलावा इस सुनसान जंगल में और कोई नहीं था। और ये हकीकत हम जितनी जल्दी समझ लेते हमारे लिए उतना ही अच्छा था। मगर मेरे एक दोस्त की तबीयत को देखकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया और ज़ोर ज़ोर से मदद के लिए आवाज़ लगाता रहा। और अब हमें यहाँ से एक ठोस कदम उठाना था। किस दिशा से वापस जाएं, क्योंकि अब यहाँ से भटक गए तो अब हम जंगल में ही कहीं फंस जाएंगे। तो बेहतर हम लोगों के लिए यही था कि जिस दिशा से हम आए थे उसी दिशा से हम पीछे की ओर जाएं। मोबाइल की फ्लैशलाइट की मदद से हम पीछे की ओर जाने लगे। कुछ ही दूर पीछे चलने के बाद अब मेरे दोस्त की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि वह चलते फिरते गिर गया। हम दोनों ने उसे उठाया और उसे हौसला दिया। हम यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगे। हम दोनों ने अपने कंधे का सहारा दिया और उसे पीछे की ओर ले जाने लगे। तभी मेरे पैरों के नीचे कुछ आई और मैं डर गया। जब मोबाइल की फ्लैशलाइट झाड़ियों की ओर की तो मैं देखकर खुश हो गया, क्योंकि मेरे पैरों के नीचे वही जूते चप्पल थे जो हमें कैंप से जाते वक्त मिले थे। और हम झाड़ियों के अंदर गए तो हमें आखिर में वह कैंप मिल गई। और हम अपने तबीयत ख़राब दोस्त को लेकर उस कैंप में गए। हमें उम्मीद था शायद इस कैंप में अब कोई मिलेगा। मगर जैसे ही हम कैंप के अंदर गए, कैंप के अंदर कोई नहीं था और कैंप का सारा सामान जैसे का वैसा रखा हुआ था। हमने अपने तबीयत ख़राब दोस्त को उसी कैंप में लिटा दिया और उसे पानी और कुछ खाना खिलाने लगे। अब रात के 9 बज चुके थे। यहाँ से हमें एक मुश्किल फ़ैसला लेना था, क्योंकि जब से हम इस जंगल में आए थे हम लोग एक साथ ही थे। जहाँ भी गए एक साथ ही गए। हर एक परेशानी का हमारे साथ हमने एक साथ सामना किया। लेकिन यहाँ से हमें अलग होना था, क्योंकि हमारे एक दोस्त की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि वह एक कदम भी अब नहीं चल सकता था। और इस काले अंधेरी रात में हमारी मदद करने भी कोई बाहर से अंदर नहीं आएगा। हमारे मोबाइल के नेटवर्क भी अब काम नहीं कर रहे थे। इसका मतलब साफ था, हम किसी को बता भी नहीं सकते थे कि हम यहाँ फंसे हुए हैं। और जब हम इस जंगल में आ रहे थे तब हमें किसी ने देखा भी नहीं था। चारों तरफ से हम इस जंगल में फंस चुके थे। हम लोगों ने ज़्यादा समय बर्बाद नहीं किया और निर्णय लिया कि हम दोनों में से कोई एक मदद लाने के लिए बाहर जाएगा और एक यहाँ रुककर तबीयत ख़राब दोस्त को देखेगा और उसकी मदद करेगा। अचानक मेरे अंदर से ये आवाज़ आई कि मैं लेकर आऊँगा मदद। ये सुनकर मेरे दोनों दोस्त चौंक गए। उन्होंने कहा, पागल मत बनो, हम लोगों ने पढ़ा है इस जंगल के बारे में। ये जंगल कितना डरावना है, इस जंगल में क्या क्या हादसे होते हैं। तू इतनी रात को अकेले कहाँ जाएगा, और कुछ हो गया तो? हमारे बीच काफ़ी बहस हुई, लेकिन किसी को तो बाहर जाना ही था मदद लेने के लिए, क्योंकि हमारे दोस्त की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं उसे इस हालत में नहीं देख सकता था। कहीं ना कहीं मेरी वजह से मेरे दोनों दोस्त इस जंगल में आए थे और उनकी ये दशा हो गई। ये देखकर मैं अंदर से काफ़ी टूट चुका था। मैंने फ़ैसला लिया कि मदद लाने के लिए मैं ही बाहर जाऊंगा। जब उनके काफ़ी समझाने के बाद भी मैं नहीं समझा तो उन लोगों ने मेरे अकेले बाहर जाने के ऊपर हामी भरी। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें समझाई और साथ में मुझे याद भी करवाया कि किस रास्ते से हमें यहाँ तक आए थे। मेरे पास ये एक आखिरी मौका था। मुझे किसी भी हालत में इस जंगल से बाहर जाकर अपने दोस्त के लिए मदद लानी थी। मैं कोई भी गलती नहीं करना चाहता था और ना ही रास्ता भटकना चाहता था। इसलिए मैंने एक छोटे से कागज़ पर नक्शा बना लिया। जिस रास्ते से हम जंगल के अंदर आए थे और वह चीज़ जो हमने आते वक्त निशानी के तौर पर जंगल में छोड़ी थी, ये सारा कुछ मैंने कागज़ पर लिख लिया। ये सब करते करते रात के 9:30 बज चुके थे। अब मैं पूरी तरीके से तैयार हो चुका था। कैंप से निकलते ही
भागकर सबसे पहले मैं वहाँ गया जहाँ से मैंने कैंप को पहली बार देखा था। जैसे मैं उस जगह पर गया, मुझे विश्वास हो गया कि मैं सही जगह पर हूँ, क्योंकि मैं और मेरे दोस्तों ने यही आराम किया था और कुछ खाना भी खाया था। खाने का पैकेट अभी भी वहीं था। खाने का पैकेट मेरे लिए एक निशानी बनकर सामने आया। अब यहाँ से बाहर का रास्ता बहुत ही सरल था। यहाँ से सीधा, उसके बाद आगे से दाएं। मैं मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाते हुए अपने हाथों में लेकर तेज़ी से बाहर गया, और जो झाड़ की टहनियाँ मैं और मेरे दोस्तों ने तोड़ी थी, वह भी रास्ता दिखाने में मेरी मदद कर रही थी कि अचानक मेरा एक पैर पेड़ों की जड़ों से टकराई और मैं लुढ़कता हुआ एक खड्डे में आ गिरा। मेरे सर पर बहुत गहरी चोट आई, लेकिन मैंने अपने दर्द को दरकिनार कर दिया। मैंने अपनी आंखें खोली। मेरा मोबाइल मुझसे 10 कदम की दूरी पर गिरा हुआ था। अभी भी उसमें से फ्लैशलाइट जल रही थी। ये देखकर मैं खुश हो गया। मैंने अपने आप को संभाला और जाकर अपने मोबाइल को उठाया। मोबाइल का स्क्रीन टूट चुका था और स्क्रीन काम करना भी बंद कर दिया था, मगर फ्लैशलाइट अभी भी जल रही थी। मोबाइल की फ्लैशलाइट की मदद से मैं वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। ये देखकर मैं चौंक गया। जिस गड्ढे में मैं गिरा था, चारों तरफ से गोल, उसकी ऊंचाई लगभग 2 मंजिला घर जितना थी, और मैं अब उसके अंदर गिर चुका था, और अंधेरा इतना कि एक कदम भी मैं बिना फ्लैशलाइट के चल ना पाऊँ। चारों ओर से उस गड्ढे को लतरे हुए लतरों ने जकड़ कर रखा हुआ था। मैं वहाँ से बाहर जाने का रास्ता देख ही नहीं पा रहा था कि अचानक मेरी नज़र एक सुरंग पर पड़ी। सुरंग का रास्ता पूरी लतरों से ढका हुआ था। सुरंग देखने से काफ़ी सालों पुरानी लग रही थी। लतरों को मैंने हटाया और सुरंग के अंदर गया। घुसते ही बहुत घटिया बदबू आई। मैं फिर भी आगे बढ़ा। वह जगह कीचड़ से भरी हुई थी। कीचड़ मेरे घुटनों तक आ रही थी, लेकिन मेरे पास दूसरा और कोई रास्ता भी नहीं था, तो मुझे आगे बढ़ते रहना था। मेरा पूरा ध्यान नीचे की ओर था। तभी मेरा सर किसी चीज़ से टकराया। जब फ्लैशलाइट ऊपर की ओर की, मेरे होश उड़ गए। एक मरे हुए व्यक्ति की डेड बॉडी लटकी हुई थी। मैं जोर से चिल्लाया और वापस की ओर भागने लगा, और ये देख, मेरा दिल बहुत तेज़ गति से चल रहा था। मैं उस सुरंग से भागता गया जब तक कि मैं सुरंग से बाहर ना निकल जाऊं। जैसे ही मैं सुरंग से बाहर आया और मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गया और मदद मांगने लगा। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आज ये मेरी आखिरी रात है। मैंने अपने डर को संभाला और उस गड्ढे से बाहर जाने के मार्ग के बारे में सोचने लगा। गड्ढे से बाहर निकलना लगभग असंभव था। 2 मंजिले गहरे गड्ढे में गिरा था। बिना किसी सहायता के ऊपर चढ़ना नामुमकिन था। मेरे पास दूसरा कोई और रास्ता था ही नहीं, और मेरे दोनों दोस्त अभी भी उसी कैंप में फंसे हुए थे और मेरा इंतज़ार कर रहे थे कि मैं उनके लिए मदद लेकर आऊँगा। बस इतना सोचते ही मेरे अंदर एक आत्मविश्वास आया और दोबारा मैं सुरंग के अंदर जाने के लिए तैयार हो गया। सुरंग के लतरों को मैंने हटाया और अंदर गया, और अब मैं पहले से ज़्यादा चौकन्ना था और हर जगह देख रहा था। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था। अब मेरे आगे मरे हुए व्यक्ति की डेड बॉडी भी पड़ी थी। सुरंग के छत पर बनी हुई लोहे की हुक के सहारे कपड़ों से लटकी हुई थी। उसकी बॉडी पूरी गल चुकी थी। वह इतना ज़्यादा गंदा दे रहा था कि मुझे अपनी सांसें रोकनी पड़ी। मैं वहाँ से आगे बढ़ा और उस सुरंग से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगा। कुछ देर चलते ही मुझे आगे का रास्ता बंद दिखा। पहले तो मैं परेशान हुआ। जब सामने जाकर देखा तो बाहर जाने के मार्ग पर वैसे ही लतर थे जैसे कि सुरंग के प्रवेश करते वक्त मुझे दिखे थे। लतरों ने ही रास्ते को बंद कर रखा था। लतरों को हटाया और उस गड्ढे और सुरंग से बाहर निकल गया। मैंने लंबी और गहरी सांस भरी और ऊपर वाले का शुक्रिया करा। मैंने मोबाइल की ओर देखा। मोबाइल का स्क्रीन काम नहीं कर रहा था।
लेकिन उसके अंदर समय अभी भी चल रहा था। अब रात के 10:30 बज चुके थे। सुरंग से बाहर मैं तो निकल चुका था, मगर मेरे आगे सिर्फ समस्या ही समस्या नज़र आ रही थी, क्योंकि मैं रास्ता पूरी तरीके से भटक चुका था। ये सुरंग मुझे किस ओर लेकर जा चुकी थी, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। जो नक्शा कागज़ पर मैं बनाकर अपने साथ लेकर आया था, उसका अब कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मेरे आगे नए रास्ते थे। चारों ओर काला अंधेरा था और सिर्फ पेड़ ही पेड़। करीब 10 मिनट तक मैं यही सोचता रह गया कि किस ओर से जाऊं, कौन सा रास्ता बाहर की ओर जाएगा। फिर अंत में मैंने वही किया जो अब तक मैं करता आया हूँ। सब ऊपर वाले पर छोड़ दिया और सीधा रास्ता चुन लिया और तेज़ गति से आगे बढ़ता गया। सिर पर गहरी चोट की वजह से सर से खून लगातार निकल रहा था और मुझे चलने में भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी। तो मैं एक पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ देर बैठने के बाद मुझे कुछ दूर एक टॉर्च की लाइट दिखी। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और तुरंत मैं खड़ा हुआ और अपनी पूरी क्षमता से चिल्लाया, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ प्लीज़ हेल्प मी। जब उधर से कोई उत्तर नहीं आया तो मैं उस टॉर्च की लाइट की ओर तेज गति से भागा। लगातार उसके पीछे भागने के बावजूद भी वह मुझसे कुछ दूरी पर अभी भी था। जैसे जैसे मैं उसकी ओर जा रहा था, वह मुझसे उतनी दूरी पर चला जा रहा था। मैंने दोबारा आवाज़ लगाई, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी, समवन प्लीज़ हेल्प मी।